नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो दो चीजों से बड़े परिचित होंगे। एक तो ठंड, ठंड में बढ़ने वाला पॉल्यूशन और एक अरावली। मेरे प्यारे साथियों, आजकल चर्चा इस बात की बड़ी जोर शोरों पर चल रही है और खूब प्रदर्शन भी आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर भारत में, खासकर राजस्थान में ऐसे प्रदर्शन अब आम हैं। आज जिस समय तक हम इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस समय तक ये पता चला है कि विभिन्न पर्वतों पर, क्योंकि राजस्थान की संस्कृति की पहचान है ये पर्वत जिन्हें अरावली कहा जा रहा है, उन पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम तरह की बयानबाजी भी हो रही है। जैसे कैसी बयानबाजी? कि कुछ भी हो जाए, हर हाल में हम अरावली को बचाएंगे। सवाल ये उठता है कि आखिरकार अरावली को हुआ क्या है कहानी, और जो जिस वजह से ये सभी प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, सबसे आगे बढ़ने से पहले आप अरावली को समझिए। जब आप अरावली को समझ जाएंगे तो फिर मैं आऊंगा वर्तमान में जो मुद्दा चल रहा है, और फिर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या ये सिर्फ एक भ्रम है, क्या वास्तव में लोग जैसा समझ रहे हैं, क्या सरकार ने वैसा बोला है, या सरकार ने बोला नहीं है, लोग समझ गए लेकिन सरकार की मंशा है ऐसी। नहीं समझे? बात पजल हो गई। दोबारा बताता हूं। क्या जैसा लोग समझ रहे हैं, क्या सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने वैसा ही बोला है अरावली के बारे में, या सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं है, उनकी मंशा है ऐसी कि अरावली को समाप्त कर दिया जाए? इस बात को लोग समझ चुके हैं, इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या कहीं कोई भ्रम की स्थिति तो नहीं है? इसी बात को मैं आज इस सेशन में क्लियर करने जा रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, चर्चा इस बात की है कि अरावली पर्वतमाला जो है, उसको सरकार ने एक नई परिभाषा अरावली की गढ़ी, और उस परिभाषा के तहत अब अरावली खतरे में है। आगे बढ़ने से पहले आप अरावली पर्वतमाला के बारे में समझिए। अरावली पर्वतमाला गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है और कहां तक जाती है? दिल्ली तक। आज जहां दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन को ध्यान से देखो तो कुछ स्लोप की तरफ ऊपर जाता है। असल में उन पहाड़ियों को रायसेन हिल्स कहते हैं। रायसेन हिल्स, यहाँ पर रहने वाले परिवारों को रायसेन कहते थे, उन्हीं के नाम पे रायसीना पहाड़ियां हैं, जहां पर हमारा आज राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो ये गुजरात से शुरू होती हैं, गुजरात से शुरू होकर दिल्ली के रायसेना हिल्स तक चली जाती हैं। यानी कि गुजरात, राजस्थान, राजस्थान के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली, ये दिल्ली तक इस क्रम में फैली है। अगर मैं बहुत ज्योग्राफिकली और बताऊं तो लोग ये भी कहते हैं कि नीचे लक्षद्वीप तक इनका विस्तार है। लोग ये मानते हैं कि इन चट्टानों के जो जो पहाड़ हैं, ये इन पहाड़ों के ज्योग्राफिकल एविडेंस आपको लक्षद्वीप तक मिल जाएंगे। चलिए, वो तो फिर कभी जब आपको मैं प्रॉपर अरावली के बारे में डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगा। लेकिन अब ये जो पहाड़ हैं, ये शुरू होते हैं गुजरात से। इनकी लगभग लगभग 690 किलोमीटर इनकी लंबाई है, जो यहां से यहां तक शुरू हो जाती है, दिल्ली तक। इस 690 में से 80% ये पहाड़ राजस्थान के 15 जिलों में फैले हैं, और इसीलिए इस प्रकार के जो ये प्रोटेस्ट हैं, ये राजस्थान में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। हालांकि चिंता का विषय सबको है। कुछ सोशल मीडिया पर चिंता बता रहा है, तो कोई व्हाट्सएप पे, कोई फेसबुक पे, लेकिन जितने भी लोग इस बारे में चिंतित हैं, वो किसी न किसी रूप में अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। देखिए, राजनीतिक पार्टियां भी लामबंद हो चुकी हैं कि अरावली को बचाना होगा। अरावली क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये आखिरकार कहानी क्या है? क्यों ये लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? असल में आपको मैं एक चीज बताऊं, कुछ दिन पहले, और मैं बताता हूं, हर साल ये जिन्न निकल के सामने आता था कि अरावली की जो चोटियां हैं वो खत्म कर दी गई हैं, खनन माफिया ने उनको फिनिश कर दिया है। अरावली वैसे भी, चूंकि जिस समय ये अरावली बना था मेरे प्यारे दोस्तों, उस समय अरावली हिमालय से भी ऊंचा था। ये पूरी दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है, पूरी दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है। और इवन ये मानिए कि जिस समय ये बन के बहुत पुराना हो चुका था, उस समय तक भी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई ही नहीं थी। उससे क्या होता जी? अरे भैया, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से ही तो हिमालय पर्वत बना है। तो ये पर्वत जो है बना ही नहीं था, हिमालय का तो नामो निशान नहीं था। उस समय ये पर्वत बन चुका था। ये पूरे दुनिया का सबसे पुराने पर्वतों में से एक माना जाता है। एक क्या, सबसे पुराना ही पर्वत है। उत्तरी अमेरिका का अपलेशन पर्वतमाला जरूर इसके जो है सामंजस्य बिठाते हैं कि इसी के लगभग लगभग समकालीन रहा होगा। तो ये प्री कैम्ब्रियन एज में बना सबसे पुराना पर्वत, और वर्तमान में इसकी जो स्थिति है वो स्थिति यह है कि ये एक रेजिडुअल माउंटेन बन चुका है। क्या होते हैं रेजिडुअल माउंटेन? मैं आपको बता दूं, वो पर्वत जो घिस घिस कर छोटे हो जाते हैं, उन्हें अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। थावलित पर्वत प्री कैम्ब्रियन एज में बना, सबसे पुराना था, और वर्तमान में ये रेजिडुअल माउंटेन के रूप में अवेलेबल, मतलब दिखाई देता है। अब यहां पर हो रही थी माइनिंग आप सभी जानते हैं कि इसी अरावली पर्वतमाला से बहुत सारे पत्थर निकाले जाते हैं। पत्थर से बजरी बनती है, बजरी से इमारतें बनती हैं, मकराना किस्म का मार्बल भी निकलता है जिससे ताजमहल जैसी इमारतें बनी हैं। तो ये आर्थिक संसाधनों के दृष्टिकोण से रिच है।
और इसीलिए इसकी माइनिंग लगातार चल रही थी। कई बार सुप्रीम कोर्ट इस पर चिंता व्यक्त कर चुका था कि भाई इसकी माइनिंग कहां तक है। अभी अगर आप दिल्ली से बाहर निकलोगे इधर गुड़गांव की तरफ, तो आपको, क्योंकि मैंने पर्सनली देखा है, राजस्थान की तरफ चलिए तो आपको ऐसी माइनिंग होती हुई दिख जाएंगी, छोटी छोटी आपको ट्रक मिल जाएंगे इसके अंदर से जो रिसोर्सेज हैं उनको निकालते हुए। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की कि भाई ये क्या हो रहा है अरावली के साथ। बात ये थी कि अरावली माना किसे जाए। सबसे पहला समस्या जो निकल गया कि सर अरावली किसको मान रहे हैं। वो चीज जो पूरी तरीके से फ्लैट हो चुकी है, अब वो पहाड़ नहीं है, हम उसमें माइनिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। वैसे भी एक कहानी ये है कि डेवलपमेंट अपनी पूरी कीमत वसूलता है, और पूरी कीमत कैसे वसूली जाएगी, इन्हीं आर्थिक संसाधनों को खाकर। क्योंकि सतत पोषणीय विकास केवल और केवल, हमें ऐसा लगता है कि केवल अर्थशास्त्र की किताबों में रह गया है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट केवल किताबों में रह जाएगा। तो इसमें जब माइनिंग तेजी से चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहला काम तो यह करो कि अरावली है क्या, इसको देखिए आप। मैंने कहा कि अभी आप जब सेशन में आगे बढ़ोगे तो तुम उस भ्रम की स्थिति से निजात पा जाओगे कि वास्तव में मामला क्या है ना। तो जब एक कमेटी बनाई गई, पर्यावरण मंत्रालय के जो सेक्रेटरी साहब थे उनकी चेयरमैनशिप में, इन्होंने तमाम तरह के दस्तावेजों को ढूंढा, जिस जिस राज्य से ये गुजरती थी उस राज्य के पर्यावरण मंत्रालय से कंसर्न किया, जियोलॉजिकल सर्वे से कंसर्न किया। तो इसी बेस पर इन्होंने एक परिभाषा गढ़ी और इसी परिभाषा को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हो, यही अब अरावली माना जाएगा। क्या है परिभाषा? परिभाषा यह कहती है कि अपने आसपास की जगह से जो चीज 100 मीटर ऊपर है, 100 मीटर है या उससे ऊपर है, हम उसे ही अरावली मानेंगे। अगर उससे नीचे है तो हम उसे अरावली नहीं मानेंगे। क्या क्या शामिल था? मान लीजिए कोई पहाड़ है, उसमें चोटी को ही नहीं माना जाएगा, उसके जो ढलान है, उसकी तलहटी में जो चीज रह रही है, उन सबको हम अरावली मानेंगे अगर 100 मीटर से ऊपर है। बात को समझिए, चोटी को ही 100 मीटर नहीं मानेंगे, उस पहाड़ के ढलान, उसकी तलहटी में जो चीजें हैं, उन सबको हम पहाड़ में ही कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर 100 मीटर से कम है, 100 मीटर से अगर कम है तो हम उसको अरावली नहीं मानेंगे। और खासकर अगर 100 मीटर से कम है, या फिर एक शर्त और बताई कि दो पहाड़ों के बीच में 500 मीटर की दूरी है, हम उसको भी अरावली नहीं मानेंगे। यहीं से एक कहानी शुरू हुई, प्रोटेस्ट होने शुरू हुए और कहा कि अरावली पर अब खतरा आ गया है, अरावली पर खतरा है, सरकार अरावली को नष्ट करना चाहती है। यहां पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने खनन चालू करने या खनन को बढ़ावा देने, या सरकार ने खनन चालू करने या खनन को बढ़ावा देने जैसी कोई बात नहीं कही है। पहले तो आप इसको क्लियर रखिए। हां, यह बात सच है कि जब आपने उस क्राइटेरिया से इसको बाहर निकाल दिया तो खनन जो लोग करते हैं, जो खनन करते हैं या खनन माफिया हैं, या आप ही खनन करवाने लगो, तो आपके लिए पट्टा देना आसान हो जाएगा और आप पट्टा दे दोगे खनन का, तो यहां से माइनिंग होगी। क्योंकि 90% चोटियां ऐसी हैं अरावली पर्वतमाला की जो 100 मीटर से नीचे हैं। अगर मैं सटीक आंकड़ा बताऊं तो लमसम बस 8% चोटी ऐसी हैं जो 100 मीटर से ऊपर हैं, और बाकी सारी चोटियां 90 से 92% वो हैं जो 100 मीटर से नीचे हैं। इसका मतलब यह है कि ये चोटियां अब अरावली हैं ही नहीं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अगला सवाल, तो क्या इसमें क्या कभी खनन की परमिशन दी जा सकती है? इसी बात की आशंका ज्यादा जताई जा रही है कि देखो साहब, बात ऐसी है, आज आपने इसे अरावली की रेंज से बाहर कर दिया, अरावली की परिभाषा से बाहर कर दिया, कल को आप कहोगे सब पट्टे खनन जो है आप कराएंगे, हम माइनिंग कराएंगे, तो हम कहां जाएंगे? मेरी बात को फिर दोबारा सुनिए, इसमें ना तो कोर्ट ने कहा है और ना ही सरकार ने कहा है कि वो खनन के लिए इसकी परिभाषा को बदल रही है, क्योंकि राजस्थान पहले से ही इस 100 मीटर वाली परिभाषा को मानता आया है। तो बात यह थी कि अरावली के रिगार्डिंग कोई लॉ, कोई रेगुलेशन तभी बनाए जा सकते हैं जब अरावली की डेफिनेशन फिक्स हो। गुजरात अगर अरावली की कुछ परिभाषा बताए, राजस्थान अलग बताए, हरियाणा अलग बताए, दिल्ली अलग बताए, तो हम बताइए कैसे इसको कंजर्व करेंगे? तो हालांकि जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हम माइनिंग को बढ़ावा नहीं, हम माइनिंग को रोकने जा रहे हैं, हम अरावली को बचाने जा रहे हैं, लेकिन यह बड़ा मुश्किल हो रहा है। आम जनता को यह बात पच नहीं रही है कि भाई ये अरावली को बचाने जा रहे हैं। आम जनता को यही लग रहा है कि नहीं, चीजें खत्म करने जा रहे हैं ये। मेरे प्यारे साथियों, अब अरावली क्या है आपको समझना होगा कि राजस्थान से ये निकल जाता है, 15 जिले से मैक्सिमम इसका एक्सपेंशन राजस्थान में। भैया अगर आप मुझसे पूछो, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आपका सबसे फेवरेट हाईवे कौन सा है, तो मैं दिल्ली से जयपुर का बताऊंगा, क्योंकि मैं 2-3 बार गया हूं तो मुझे पता चलता है कि इधर तो छोटे छोटे पहाड़ हैं जो कि 100 मीटर ऊंचे नहीं है।
अगर वो पहाड़ खत्म हो जाएं तो मुझे तो व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख होगा कि इतनी सुंदर मनोरम दृश्य जो दिल्ली को पॉल्यूशन से बचाए हैं, जो मानसिक शांति देते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे केवल संसाधनों के लिए। आगे भी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई क्या वास्तव में संसाधनों के लिए किसी भी चीज को इस तरीके से तहस नहस कर देना ठीक है? इस पर भी हम बात करेंगे। क्या है सतत पोषणीय विकास, जिसके विरुद्ध ये अरावली पर्वतमाला की कहानी है। तो ये जो अरावली पर्वतमाला है, ये राजस्थान की पहचान है। राजस्थान की संस्कृति और इतिहास के तमाम किस्से इस अरावली पर्वतमाला से जुड़े हैं। राजस्थान की बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटीज इससे जुड़ी हैं, बहुत सारे रिजर्व हैं, है ना, बहुत सारे वन्य जीव का संरक्षण है, नदियां, पानी, झरने, संसाधन, हमारी संस्कृति, हमारा रहना सहना, वनस्पति, बहुत सारी चीजें हैं जो इस अरावली पर्वतमाला से जुड़ी हुई हैं। और अगर इस 100 मीटर वाली परिभाषा को मानकर कभी भविष्य में खनन के रिगार्डिंग कोई नियम बन गया तो 90% से लेकर 92% तक ये अरावली खत्म हो जाएगा। ये शक है लोगों को। मेरी बात को फिर समझिए, ये मंशा है। ये लोगों को लग रहा है कि सरकार की ये मंशा है, और देखिए इसमें कितनी सत्यता है तो समय के साथ पता चलेगा। और मेरे हिसाब से सरकार बार बार इस पर स्पष्टीकरण दे भी रही है, लेकिन कोई ठोस स्पष्टीकरण की जरूरत है, एक आश्वासन की जरूरत है, क्योंकि है तो हम भाई हमने चुन के भेजा है और अब ये हमारे अस्तित्व के सवाल की बात आ गई है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि एक ठोस उत्तर, एक ठोस आंसर दे, जिससे लोगों को रिलैक्स हो कि नहीं ऐसा नहीं है, ये केवल इसलिए किया गया ताकि अरावली पर्वतमाला की परिभाषा में एकरूपता लाई जा सके। अब यहां पर सवाल यह होता है कि अगर किसी वजह से अरावली हो गया और ये जो माइनिंग यहां से शुरू हो गई, क्योंकि भैया देखो एक लॉबी होती है, तुम रोक नहीं सकते उस लॉबिंग को। ये लोग जो हैं उद्योगपति या जितने भी खनन माफिया हैं, ये मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितने पावरफुल होते हैं। आज परिभाषा बदली है, कल कोई रूल लेकर आ जाएंगे तो गड़बड़ होने के चांस पूरे पूरे हैं, ये मैं भी मानता हूं। क्या होगा, देखिए जो अरावली पर्वतमाला है मेरे प्यारे साथियों, अरावली पर्वतमाला के एक तरफ थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट क्या है, ये इस तरफ को बढ़ता है। अगर अरावली पर्वतमाला ना होंगी तो ये थार का जो डेजर्ट है ये इस तरफ को बढ़ेगा। मतलब क्या होगा, गंगा यमुना का पूरा दोआब उस बालू रेत से पट जाएगा जो उपजाऊ नहीं है। ठीक है, जो उपजाऊ नहीं है उससे पट जाएगा, हमारी उत्पादकता पे फर्क आएगा, हमारी कृषि पे फर्क आएगा। और यह बात बताने की जरूरत है नहीं, गंगा यमुना का दोआब लाइफलाइन है पूरे भारत की। यहां गेहूं बहुत ज्यादा पैदा होता है, चावल बहुत ज्यादा पैदा होता है, साफ पानी है। तो कहीं ना कहीं इसका एक सबसे बड़ा असर होगा कि रेगिस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। एक हवा होती है लू। क्या है लू? लू इज ए रीजनल विंड, एक स्थानीय विंड है जो पाकिस्तान से आती है। जब पाकिस्तान से ये आती हैं तो ये अरावली पर्वतमाला से टकराकर थोड़ी स्लो पड़ जाती हैं। हालांकि जितनी स्लो पड़ जाती हैं, जितनी बचती हैं, वही हालत खराब कर देती हैं उत्तर भारत में। भाई ग्लोबल वार्मिंग का मामला है, तो अगर ये नहीं रहे तो लू और तेजी से आएंगी। और फिर क्या होगा मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो आपको लू के प्रकोप की अच्छी खासी जानकारी है। ऑब्वियस, भूजल स्तर जो वाटर रिचार्ज है वो घटेगा, ग्राउंड वाटर। बारिश होती है, हालांकि बारिश कहां होती है, बारिश अरावली पर्वतमाला के इस हिस्से पे ज्यादा होती है। जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, आप देखिएगा जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो कहां से निकल जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून आपका यहां से एंट्री करता है इस तरीके से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून यहां से एंट्री करता है तो वो अरावली पर्वतमाला के समांतर चला जाता है। और जब ये हवाएं पैरेलल चलती हैं, काश अरावली अगर ऐसा होता तो राजस्थान खूब हरा भरा होता। ये पैरेलल हैं, और जब यहां से मानसूनी विंड जाती हैं तो ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इस समय ठीक ठाक बारिश कराती हैं, बर्फबारी कराती हैं। और भाई साहब ये बर्फबारी ही तो ग्लेशियर्स को जन्म देती है। और यही ग्लेशियर्स क्या हैं, दक्षिण उत्तर भारत की नदियां जो पेरिनियल हैं, जो सदानियर नदियां हैं, उनके पानी का सोर्स हैं। आप इसको एनालिसिस करो कितना लॉन्ग इंपैक्ट जा रहा है कि अगर इस तरीके से, भाई ये अरावली क्या है, मैं अगर ये कहूं कि गंगा यमुना के पानी में बहुत बड़ा रोल इस अरावली पर्वतमाला का है, इसका तो त्याग देखिए आप, ये खुद को सूखा रख के पूरे उत्तर भारत को सींच रही है। तो अगर ये हट गया इस तरह, अच्छा एक जो है बारिश की एक शाखा बंगाल की खाड़ी से भी आती है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर इसको आपने इस तरीके से भविष्य में कर दिया कि आपने 100 मीटर की चीजों को जो है नीचे की चीजें उनको माइनिंग या उन्हें खत्म कर दिया, तो होगा क्या, होने वाला ये है कि इसमें बारिश को रोक नहीं पाएगा, जब हाई रहेगा ही नहीं। अच्छा, कुछ लोगों का ये मानना है कि बारिश फिर क्या होगी, हवाएं जो बंगाल की खाड़ी से इस तरफ को आ रही हैं वो हवाएं पाकिस्तान में पहुंच जाएंगी। तो लोगों का ये भी मानना है कि वो बारिश जो राजस्थान को मिलती है वो बारिश पाकिस्तान को मिलेगी। वो बारिश किसको मिलेगी, पाकिस्तान को। अच्छा, होता क्या है कि जब ये बारिश बरसती है
तो इस बारिश में होता क्या है, पानी पहाड़ों पर फंस जाता है और वो धीरे धीरे करके नीचे आता है और नीचे आके उसे इतना पानी सूर्य तो सोख पाता नहीं, ये धरती के अंदर चला जाता है। और मैं आपको बता दूं कि पूरा राजस्थान का ये वाला हिस्सा ठीक ठाक हरा भरा है। अगर कभी आप गए होंगे तो अच्छी खासी हरा भरा है, ठीक ठाक पानी है। अनजान लोगों को तो ये लगता है कि राजस्थान में पानी नहीं, लेकिन इस तरफ ठीक ठाक हरा भरा है और ठीक ठाक पानी राजस्थान में मौजूद है। बायोडायवर्सिटी को लेकर बहुत ज्यादा नुकसान होगा। छोटे से लेकर बड़े, छोटे चूहे से लेकर टाइगर तक की जगह है ये। रणथंभौर, सरिस्का, ये उनका क्या है, ये उनके रहने की जगह है। अगर आप, अब ऐसा नहीं है ना कि केवल 8% जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां उन्हें बोल रहते हैं, भैया छोटे छोटे जंगल फैले हुए हैं। देखो ये भले ही तुम्हें 100 मीटर से ऊपर ना दिख रही हो, आप डेंस देखिए, कितना डेंस फॉरेस्ट है। इसी में ये जीव जंतु रहते हैं। वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगी, मतलब ये एक प्रकार से चक्र टूट जाएगा। प्रकृति का चक्र है, इस चक्र के साथ ये खिलवाड़ है। बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून कमजोर होगा। मैंने बताया कि भविष्य में होगा क्या, ये तो पाकिस्तान में बरसेगा। कृषि उत्पादकता घटेगी और अरावली से निकलने वाली नदियां और जल स्रोतों पर भी फर्क पड़ेगा, ग्राउंड वाटर पर भी फर्क पड़ेगा। फर्क किस पे नहीं पड़ेगा? फर्क अगर नहीं पड़ेगा तो बनने वाली इमारतों पर। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इन कंक्रीट के जंगलों का हम करेंगे क्या? हम क्या करेंगे इन कंक्रीट के जंगलों का? जब हवा पानी नहीं साफ रहेगी तो इन कंक्रीट के जंगलों का हम क्या करेंगे? एक पुरानी कहावत है, ऐसा सोना किसी काम का नहीं होता जो नाक कान को खा जाए। तो नाक कान को खाने वाली स्थिति है। तो अभी तक परिभाषा जुड़े से उपजे ये संशय है कि शायद 100 मीटर से नीचे की जो रेंज है उसको कभी भी खनन के लिए दे दिया जाएगा और हम इनसे जूझेंगे। इस सबसे अलग मैं आपको एक बात और बता दूं, राजस्थान की संस्कृति में बहुत बड़ा रोल है। मैं कभी, जैसे मेरे 2 मित्र हैं राजस्थान से, उनके साथ मैं कभी भी गया, उन्होंने मुझे हर पहाड़ से एक कहानी बताई। ये बड़ी सांस्कृतिक विरासत है, तो वो भी एक इमोशंस भी है। और मेरे हिसाब से राजस्थान की अपनी संस्कृति से लेकर राजस्थान की बहुत बड़ी पहचान है। मेरे प्यारे साथियों, अब जब ये सब डिस्प्यूट चलता रहा तो आखिरकार में जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, उनसे वही बात पूछी गई कि ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा के बारे में आपका क्या कहना है? बोले देखिए, हमने अरावली को बचाने के लिए यह सब किया है, ना कि नष्ट करने के लिए। और हमने खनन की परमिशन नहीं दी है, खनन को तो हम और स्ट्रांग रोकने जा रहे हैं। यह तो सरकार का बयान है और पीछे लोगों की मंशाएं हैं। लोगों की मंशा और सरकार के बयान के बीच में अगर कोई गलतफहमी है और अगर कोई दूर कर सकता है तो वो खुद सरकार कर सकती है। हालांकि इस बात को लेकर आपको बता दूं, मैं तमाम तरह की पार्टियां लामबंद हो गई हैं। राजस्थान में राजनीति पार्टियां जो हैं वो भी इस चीज को लेकर लामबंद हो रही हैं। लेकिन आने वाले समय में मैं ये मानता हूं कि इस संशय को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर इसे कोई खत्म कर सकता तो केंद्र सरकार ही खत्म कर सकती है। क्योंकि पर्सनली अगर मुझसे आप पूछो तो मैं ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट खनन को बढ़ावा नहीं देगा। क्योंकि अगर खनन बढ़ाना, अकेले ये अरावली खत्म नहीं होंगे, ये धूल धक्काड़ इतना ज्यादा आता है कि दिल्ली नष्ट हो जाएगी पूरी तरीके से। तो इन सब बातों को सरकार ने अवश्य ध्यान रखा होगा। फिर भी मैं कह रहा हूं, जो आशंकाएं हैं वो सही हैं। इन आशंकाओं को खत्म करना, इन आशंकाओं पर स्पष्टीकरण देना केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है और उनको देना चाहिए। धन्यवाद।